वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 16। देखिए, कल 15 जनवरी का आर्टिकल हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन अगर आप आर्टिकल 15 का देखोगे ना तो सिर्फ पूरे न्यूज़पेपर में 2 आर्टिकल मुझे दिखे। देखिए, ये 15 का है। एक तो सी राजा मोहन जी का जो है H1B1 इशू पे था एक आर्टिकल, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था, कुछ नए पॉइंट्स नहीं है इसमें। ठीक है, इसके अलावा 15 का जो है यहाँ पे एक आर्टिकल यहाँ अच्छा खासा था कि इंडिया जो है एज़ कंपेयर ग्लोबल के काफ़ी ज़्यादा कम वार्मर हो रहा है। ठीक है, यानी गर्मी या फिर जो टेम्परेचर हम कह रहे हैं ओवरऑल क्लाइमेट टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है पिछले 2-3 डेकेड से। वो चीज़ इंडिया के कंपैरेटिवली अलग है अगर ग्लोबल से कंपेयर करें इंडिया को। ठीक है, तो इस पर एक आर्टिकल था। और यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना हेडक्वार्टर बदल रही है। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा कोई ऐसा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 15 में नहीं थे। ठीक है, तो आज 16 में काफ़ी आर्टिकल्स हैं, तो हम दोनों को मर्ज करके हम ओवरऑल जो है 16 में जो आर्टिकल, एक स्टार्टअप के ऊपर है एक आर्टिकल। ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे आर्टिकल्स काफ़ी हैं 16 में, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे काशी तमिल संगम होने वाला है, तो उसका थीम बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कश्मीर से लेकर, यानी कश्मीर के जम्मू से लेकर बारामुल्ला, जो मेनली आपका कतरा वाला जो सेंक्शन पड़ता है ना, उसमें ट्रेन जो रूट है वो इनॉग्रेट हो चुका है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली बात ये है कि ये प्रोजेक्ट ऑल दो सैंक्शंस 1995 में हुआ था, लेकिन अब जाके फाइनली ये हो गया है। ठीक है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है ये। और यहाँ पे रशिया, अब देखिए क्या हुआ, आपको पता है यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प जैसे ही पदवी पे आएंगे उन्होंने बोला था कि मैं सैंक्शंस लगाना शुरू कर दूंगा। चाइना हो गया, जो भी इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले रशिया के ऑयल टैंक पे लगा दिया है 135 या एक मिनट यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे, 183 टैंकर्स पे इन्होंने सैंक्शंस लगा दिया। और ये सैंक्शंस यूक्रेन का वॉर 2022 में जो हो रहा था, ये रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर, उस समय लगे इससे ज़्यादा सैंक्शंस हैं ये अभी तक के। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आर्टिकल ये है कि क्या ये सैंक्शंस इंडिया को इम्पैक्ट करेगा, इंडिया क्या कुछ जवाब में कुछ अपनी तरफ से स्टैंड रखेगा, क्या है उसके बारे में है। यहाँ पे इंडिया के 3 नेवी में नेवल कॉम्बैक्ट को कमीशन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म से अलग अलग प्रोजेक्ट्स, जो 17A प्रोजेक्ट है, 15B प्रोजेक्ट है। ठीक है, और स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट में नए मरीन्स को ऐड किए गए हैं। क्या है देख लेते हैं। इसके अलावा प्लान्स के ऊपर है यहाँ पे कि ये स्पेस में किस तरीके से ग्रो करते हैं, क्या ज़रूरी है। और आपको पता है कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था परसों कि ना यूएसए ने बोला है कि अब वो जो भी एआई से रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे, उसको हम कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ पे ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, बाकी कुछ कंट्रीज़ पे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली, उसमें तो इतना ज़्यादा टायर क्लियरली नहीं था, यहाँ पे 3 टायर कंट्रीज़ बांट दिए हैं। वो कौन कौन से हैं और इंडिया किस में टायर में बिलोंग करता है वो एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल 2 दिन के आर्टिकल्स हैं, तो हम इसको 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए राइटर ना पिछले 1 डेकेड से स्टार्टअप्स के बारे में बता रहे हैं। इंडिया में जहाँ 2015 में सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 400 स्टार्टअप्स ही थे, आज वो 1,30,000 के आसपास हो गए हैं। 15 गुना स्टार्टअप्स इंडिया में बढ़ चुका है। और नो डाउट इसमें इंडिया का रॉबस्ट स्पेशली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और इससे हम इंडिया अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, फॉस्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे देखिए इसके अलावा भी जो है इंडिया ने अपने स्टैंडअप्स में अपनी तरफ से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, मशीन लर्निंग्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, 3D क्वांटम कंप्यूटिंग है, जीनोमिक्स है, 3D प्रिंटिंग्स हैं, ड्रोन्स है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, इन सब चीज़ों में भी अपने आप को प्रेजेंट किया है, रिवॉल्व किया है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट के द्वारा भी इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए कि इन जैसे सेक्टर्स पे हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो स्टार्टअप्स के फॉर्म में, तो इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा जो है नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया एआई मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन अलॉन्ग साइड विद 1 लाख करोड़ फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए अलोकेट किए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है न्यू सेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ड्रोन्स, इन सारे स्टार्टअप्स को इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा अच्छा खासा इंकरेज किया जा रहा है। ठीक है, तो और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम सबसे बड़ी बात, अगर हम इंडियन स्टार्टअप्स की बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ा क्रूशियल जो एक बहुत प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है फंडिंग की। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा भी फंड्स स्टार्टअप्स लॉन्च किया गया था 2016 में, जिसमें अभी ओवरऑल जो है 81,000 करोड़ की पूलिंग है। सिग्निफिकेंट है ये, काफ़ी अच्छा खासा। जो पहले सिर्फ और सिर्फ 11,000 था, वो अब 81,000 के आसपास करोड़ हो गया है। ठीक है, इंडिया नीड्स अ स्पेशलाइज्ड फंड फॉर द डीप
टेक स्टार्टअप्स फॉर द लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ठीक है। और अभी ऑल्दो 2024 की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है इन स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। और स्पेशली जो है 75% ऑफ जो फंडिंग है वो इंटरनेशनल सोर्सेज से आए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे सपोर्ट्स जो स्टार्टअप्स उसको सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर मिल रहा है या इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो प्राइवेट इक्विटी से हो रहा है, वेंचर कैपिटल से हो रहा है। अगर आप बात करोगे डेटास के फॉर्म में 2015 में जहां इन प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल से सिर्फ और सिर्फ 19 बिलियन था, आज वो 2021 तक 77 मिलियन हो गया है। और अकेला 2024 के अंडर में ही सिर्फ एक साल के अंदर में ही 49 बिलियन को टच कर दिया है, ठीक है, स्पेशली प्राइवेट इक्विटी ने और वेंचर कैपिटल्स ने। दैट मीन्स सोलोली जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो रिस्क लेने में तैयार है इंडिया के इन्वेस्टर्स में, इंडिया के टेक फील्ड में, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम अपने डोमेस्टिक फंड के थ्रू जो है लॉन्ग टर्म पे विजुअल देख सकते हैं, स्टार्टअप्स की ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया ने डिज़ाइन जो अपना स्टार्टअप इंडिया क्या था उसमें प्रायोरिटाइज भी करा है कि अब इंडिया अपने जो है रेगुलरिटी, इंटरफेरेंस, फॉस्टरिंग इनोवेशंस पे फोकस करेगा, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे इंडिया के तरफ से कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जहाँ पे मिसमैनेजमेंट की वजह से वो फेलियर को फेस किया है। फॉर एग्जाम्पल बायजूस है, ड्यून्जो है, भारत पे है। इन लोगों का यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि सेल्फ रेगुलेशंस का कहीं ना कहीं नेटवर्क जो है लो होने की वजह से, अकाउंटेबिलिटी लैक होने की वजह से, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल कंडक्ट ना होने की वजह से ये जो वेंचर्स हैं, ये जो स्टार्टअप्स हैं, इन्हें जो है फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो है राइटर बता रहे हैं कि ये जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पे। तो इंडिया जो है काफ़ी अच्छा खासा, जैसे इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है जैसे IIT, IIM, IIT, ये भी अपने स्टार्टअप्स के से रिलेटेड एजुकेशंस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, फॉस्टरिंग कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डेटा साइंस के लिए, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए कोलैबोरेशंस करें, अकेडमिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पे एजुकेशन की तरफ से ही इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, रिक्वायरमेंट जो टैलेंट्स होते हैं ताकि स्किल्स बढ़े। तो इस तरीके से नए नए टेक्नोलॉजीज़ के लिए स्टूडेंट्स को भी अभी से जो है इन इंडस्ट्रीज़, इन IITs के द्वारा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। और इंडिया की तरफ से रेगुलेटरी फ्रेम्स जो इनोवेशंस चाहिए, इनोवेशंस के लिए ओवरसाइट चाहिए आपके, है ना, प्रो इनोवेशंस पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर सपोर्टिव नहीं होगी ना तो बाहर से कोई भी वेंचर्स जाके ईजिली इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। और अभी अगर आप रिसेंटली देखोगे तो इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 24,000 PhD ग्रेजुएट्स एनुअली निकालता है, स्पेशली साइंस एंड इंजीनियरिंग में, है ना। और ये वो हमारे कंट्री को जो है IPR के फॉर्म में 14 बिलियन जो है अर्न करके देते हैं, ठीक है। वाइल अभी जो है ऑल्दो ये गैप है काफ़ी हद तक, लेकिन इसको और बढ़ाने का जो है आइडिया वाइब्रेंट होता जा रहा है। हमें और कॉन्ट्रीब्यूट करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब ये रिसर्च करते हैं ना, PhD रिसर्च करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, पेटेंट होता है। आपने आपका स्कॉलर्स ने इंडिया से कुछ रिसर्च किया तो आप IPR लगाते हो इस पर, ठीक है। फिर उस पेटेंट को अगर आप सेल भी करते हो तो उस पर आपको एक अर्निंग होती है, किसी नए कंट्रीज़ को कुछ चीज़ आप रिसर्च करके दे रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत तरीके से अच्छा खासा इन्वायरमेंट बना हुआ है। और राइटर दूसरी बात ये भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो स्टार्टअप्स है, ये जो रिसर्च है सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे सिटीज़ में है, ऐसा नहीं है। 50% ऑफ द जो स्टार्टअप्स हैं वो आज Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद जैसे सिटीज़ में आ चुके हैं। हाफ ऑफ द जो अर्बन पॉपुलेशन है स्मॉलर सिटीज़ से बिलोंग करती है, जो टेक कंपनीज में काम कर रही है, स्पेशली चंडीगढ़, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद में, ठीक है। और यहाँ पे वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑल्दो इंडिया ने भी अपनी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे फेवरेबल पॉलिसी होगी, जब कल्चर का इनोवेशन होगा, जब आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको बढ़ावा दिया जाएगा इन काम के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेक्टर का बढ़ावा होना कन्फर्म है। तो वैसे ही इंडिया का जो है टारगेट है 2047 तक विकसित भारत पर अपने आप को बहुत आगे रखना, ड्रिवन रखना इकोनॉमिकली, जॉब पोजीशन इकोनॉमी में। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आज स्टार्टअप का एक आर्टिकल था, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देखिए C राजा मोहन जी ये कह रहे हैं, देखिए आपको पता है H1B1 का वीज़ा, आपको पता है बेसिकली मैं एक बार बता दूँ, ये H1B1 का वीज़ा कंट्रोवर्सी पहले भी बहुत 2018 में भी आया था, 19 में भी आया था। जब सरकार बदलती है ना तो क्या होता है कि डिपेंड करता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो किस तरीके से इस माइग्रेशन वीज़ा को सपोर्ट करती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब अमेरिका में जो स्पेशली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है,
या और भी हैं, एग्रीकल्चर है, हेल्थ सेक्टर है। यहाँ पे क्या होता है कि बाहर से जो रिसर्चर, जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो आते हैं, क्योंकि देखा गया है कि अमेरिका के स्टूडेंट्स में ना साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ फील्ड में लोग बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे लिटरेचर वगैरह, म्यूज़िक वगैरह अलग फील्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बाहर से आपको माइग्रेंट्स मंगवाने होते हैं, तो इमिग्रेशन होता है सबसे ज़्यादा। तो कई बार जो गवर्नमेंट आती है ना वो अपोज करती है। वो कई गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप का है, उनका कहना ये है कि हमें अमेरिकन्स को नहीं छोड़ना, हमें प्रायोरिटी इनको रखना है, लेकिन हमें बाहर से इमिग्रेंट्स लेके आना है, लेकिन ओवरली हाईली स्किल्ड लेके आना है, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड को बढ़ाने में सपोर्ट दे सके। दैट मीन्स वो दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो बैक ऑफ ना हो जाए, और अगर हमें बाहर से लोग आ भी रहे हैं तो हाईली स्किल्ड होने चाहिए, जो हमारे देश के जीडीपी को ग्रोथ करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करे। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अब क्या होता है कि अब जैसे अभी अब यहाँ पे बात है कि अब 20 जनवरी के बाद ट्रंप जो है अपनी ओथ लेंगे, तो अब यह है कि क्या किस तरीके से वो प्रमोट करते हैं H1B1 में, क्या माइग्रेशंस की क्या होता है, टाइम पीरियड को ये लिमिट कर देते हैं, या फिर गिनती जो काउंट होती है ये ना इस तरीके से भी कर देते हैं कि भैया हम जैसे H1B1 में जहाँ लोग 1 लाख लोगों को, माइग्रेंट्स को अलाउ करते थे, फिर वो कह देंगे नहीं इस बार हमें सिर्फ 50,000 है। और आप याद रखिएगा ये सिर्फ एक कंट्री से नहीं आएगी, जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, ठीक है, चाइना है, इंडिया है, वियतनाम है, मलेशिया, ओवरऑल ग्लोब से आते हैं लोग यहाँ पे यूएसए में, राइट। तो ये चीज़ें एक लिमिटेड लोगों को ही वीज़ा जो है यहाँ पे मिल पाता है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखते हैं कि क्या सीन है। ठीक है, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नया मुझे दिखा नहीं, पॉइंट भी सेम वही है कि वो क्या कहते हैं, उनकी पॉलिसी क्या है। चाइना काउंटर करने की भी उनकी पॉलिसी है, ठीक है, अब ट्रेड पे काउंटर करने की पॉलिसी है ना। तो इस तरीके से है, बाकी अब टाइम बताएगा वो तो क्या होगा। ठीक, इसमें कुछ नया पॉइंट नहीं था, बाकी मैंने एक बेसिक बता दिया। देखिए आईएमडी क्या कह रहा है, आपको पता है आईएमडी जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी बोला था 2024 का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है, जो कि 1815 से लेकर 1900 के पीरियड देखोगे उससे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ आईएमडी का कहना है कि अगर आप ग्लोबल के कंपैरेटिवली इंडिया का देखोगे तो सिर्फ इंडिया का टेम्परेचर पिछले 30-35 साल में 0.65 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा है। ठीक है, जो कि हायर देन द नॉर्मल है, बाकी एज कम्पेयर ग्लोबल के बहुत कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें कि भैया ऐसा क्या रीज़न है कि इंडिया का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाती है कंपैरिजन। ठीक है, किस बेसिस पे इंडिया अपने आप को कंपैरिजन कर रहा है। यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इंडिया ने जो टेम्परेचर का जो एनालाइज किया है ना, वो लैंड का किया है, यानी जो इंडिया है ना, जो इंडिया का जो मैप है, यानी बहुत ही गंदा मैप बना है मेरे से, चलो कोई नहीं। ठीक है, इस लैंड एरिया का टेम्परेचर उसने एनालाइज किया है, जो आईएमडी है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लेकिन इसने ओशन अपने आसपास जो अरेबियन है, जो इंडियन ओशन है, जो बे ऑफ बंगाल सी है, इनका टेम्परेचर नहीं लिया, क्योंकि इंडिया के पास इनका डेटा नहीं है। इतने 30 साल का डेटा अभी इंडिया के पास 2024 तक का अपडेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ जाती है कि देखिए क्या होता है कि जब आप ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को एनालाइज करते हो ना, तो भाई आप लैंड को भी और ओशन को भी आप देखते हो, क्योंकि क्या होता है कि देखिए लैंड जो है जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, ओशन जो है देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। ठीक है, लेकिन ओशन के साथ एक ये भी चीज़ होती है ना कि ओशन में क्या होता है कि रेनफॉल की वजह से, इवेपोरेशन की वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, एज कंपेयर लैंड के। तो आप ये सोचो कि अगर आपका ओशन का टेम्परेचर कम भी है और आप कह रहे हो कि लैंड का टेम्परेचर भी इतना नहीं बढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्लोबल से कम टेम्परेचर लिए हुए हो, या फिर आपका जो एरिया है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल राइटर जो है ये बताना चाह रहे हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या फैक्टर है, जैसे इंडिया का अगर आप लोकेशन देखोगे तो देखिए ट्रॉपिक पे आता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ग्लोबल टेम्परेचर एज कंपेयर हायर एल्टीट्यूड से यहाँ उतना नहीं होता है। देखिए क्या होता है इसका रीज़न, क्यों, जो आपके पोल वाले रीजन्स है, जैसे आपको पता है हमारा ये इक्वेटर है। ठीक है, ये आपका ट्रॉपिक हो गया, ये सब ट्रॉपिक, ये पोल वाले रीजन्स हो गए। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया। इनका कहना है यहाँ से टेम्परेचर से ज़्यादा आपका धीरे धीरे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, और जो ऊपर की ठंडी हवाएं हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट होती हैं। तो एज़ कम्पेयर पोल्स वाले रीजन्स पे ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, दूसरी बात जो है यहाँ पे क्या है, लैंड एरिया ज़्यादा है। लैटिट्यूड अगर 35 से ऊपर देखोगे तो लैंड कवर या हाई लैंड्स जो होते हैं जिनकी हाइट्स बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा प्लेनी रीजन्स है वो ऊपर ज़्यादा है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है इन्होंने बोला है कि जैसे कि अगर आप बात करोगे इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल क्या होता है कि जैसे आप पोल के रीजन्स में क्या होता है, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स क्या करते हैं, सन से जो रेजेस आते हैं,
ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। अब ग्लेशियर्स ही नहीं है तो क्या होता है, ये पूरा लैंड हो रहा है, ठीक है। अब ये लैंड बन रहा है तो क्या हो रहा है कि सीधा सीधा सन की रेजेस जैसे ही आ रही हैं ये एब्जॉर्ब हो जा रही हैं। एब्जॉर्ब होने की वजह से जो पोल रीजन, टुंड्रा, टैगा वाले रीजन जिसको बोलते हैं, उन एरिया में क्या हो रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, उन्हें ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है एज कम्पेयर ट्रॉपिकल के, ठीक है। तो एक तो ये रीजन्स भी बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीजन्स कुछ कुछ हैं कि क्या क्या है। और ऑल्दो यहाँ पे राइटर ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से अभी काफ़ी चीज़ें जो है करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया का जो मेजरमेंट है, जो सर्वे करते हैं, वो इतना एडवांसमेंट नहीं है। हमारे पास क्लाइमेट इम्पैक्ट का जो असेसमेंट है वो इंडिया का ओवरऑल डेटा हमारे पास नहीं है। और इंडिया अभी जो अपने मेट्रोलॉजिकल IMD के द्वारा करवाता भी है ऑब्जर्वेशन, वो भी बहुत ज़्यादा थोड़ा अपडेटेड वर्जन नहीं है। उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो यूज़ होते हैं, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना मौसम मिशन भी लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। इस पर काम चल रहा है वेदर फोरकास्टिंग को और अप टू डेट करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए और इसके अलावा जैसे यहाँ पे क्लाइमेट रिलेटेड यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट भी है पुणे में। इसके अलावा आपका हैदराबाद में नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है हैदराबाद में, ये ऑब्जर्वेशन का काम कर रही हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे रीज़न हो गए एरोसोल का। हाँ, और एक और पॉइंट ये था कि इंडिया में कम टेम्परेचर का रीज़न जो बताया जा रहा है वो ये है कि भाई इंडिया जो है ना वो नेशन बहुत पूरा का पूरा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर अगर आप पोल रीजन्स की तरफ देखोगे तो क्या होता है कि जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं ना तो आपके पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका एरिया और डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। अब इसमें एरोसोल्स भी होते हैं, ठीक है। एरोसोल्स भी एक पार्टिकल है जो टेम्परेचर को लो रखता है। और क्या होता है कि क्लाउड्स आपका पेनिट्रेट नहीं, जो आपके सन के रेज हैं वो इन डस्ट पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करके नीचे नहीं आ पाती हैं, स्पेशली एरोसोल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती क्योंकि एरोसोल्स में वाटर वेपर्स होता है, ठीक है। ये सन के रेज को अब्जॉर्व कर लेती है तो आपका जो नीचे का जो लैंड एरिया है वो उतना गर्म नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है जो इंडिया की तरफ से बताया जा रहा है, ऑल्दो इसको सही तरीके से नहीं बताया जा रहा। और ये भी बताया जा रहा है कि इससे क्या है, प्रॉपर आपका ओशन का भी डेटा नहीं है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि इंडिया में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट उतना नहीं है जितना ओवरऑल ग्लोबल में है, ठीक है। देखिए ये वर्ल्ड का है और ये इंडिया का कर्व है, ऑल्दो ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए यहाँ पे काशी टेम्पल। आपको पता है ये जो है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा 2022 में ये शुरू किया गया था, काशी तंगम संगम करके, काशी तमिल संगम। एक्चुअली आपको तमिल लिटरेचर तमिल संगम के बारे में पता है, इसमें बताया गया था तमिल संगम में काशी के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो उसी चीज़ को, उसी कल्चर्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है 2022 में एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये चीज़ें, ये जो प्रोग्राम है शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो तमिल के स्टूडेंट्स होते हैं और काशी यानी यूपी के स्टूडेंट्स या और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, क्विज होता है, काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं। और जैसे यहाँ पे 1200 पार्टिसिपेंट्स होंगे हर साल, ठीक है। इस साल उसमें से 200 स्टूडेंट्स तमिल स्टूडेंट्स होंगे जो मेनली फार्मर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, इनोवेटर्स हो सकते हैं, फ्रॉम द मेनली सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम द तमिलनाडु, ठीक है। ये सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है 14 से 25 फरवरी में ये थीम होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये ट्रेन वाला तो आपको मैंने बता दी, तो ये लोकेशन याद रखिएगा, ये बन रहा है आपका जम्मू से लेकर बारामूला। एक्चुअली देखिए ये प्रोजेक्ट 1995 का है, लेकिन अब फर्स्ट फेज़ 2014 और अब फाइनली इसका 2025 में जाके बन चुका है, ठीक है। और कटरा रिसाई जंक्शन से अप्रूवल मिल गया इसको, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट होगा इन रीजन्स में। इसके अलावा यहाँ पे यूएस कर्ब्स रशिया सैंक्शंस में, देखिए आपको पता है यूक्रेन वॉर के बाद से अब जो है 183 टैंकर्स को अभी यूएस के गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लास्ट वीक बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो अब इससे बात आ जाती है कि क्या इससे, क्योंकि देखिए क्या होता है जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, तब से रशिया को वेस्ट की तरफ, वेस्ट यूरोप की तरफ, वेस्ट के जो भी कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे वो ऑयल को एक्सपोर्ट करता था वहाँ से बैन कर दिया। तो रशिया किसको अब एक्सपोर्ट कर रहा था, चाइना को कर रहा था, इंडिया को कर रहा था, और वो भी $60 बैरल पे, बहुत कम रेट पे दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे टैंक बल्क होने की वजह से यहाँ पे जो है सैंक्शंस लगाने से क्या इंडिया को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ राइटर का कहना है कि भैया अभी इमीडिएटली तो नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इंडिया को इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखिए इंडिया ने अभी तक 10 जनवरी तक जो ऑर्डर्स किए थे, उन्होंने बताया कि ये जो टैंक है वो 12 मार्च तक सप्लाई होंगे इंडिया को, ठीक है। और अब जो है इंडिया, ऑल्दो इंडिया जो है इन सैंक्शंस के रिजाइम का कोई पार्ट नहीं है, अभी भी इंडिया बाकी नेशंस की तरह ही थोड़ा सा अपने आप को पीछे लेके चलता है कि भैया नहीं, इन मामलों में मुझे ज़्यादा नहीं पड़ना है ना। क्योंकि इंडिया रशिया की तरफ भी अच्छा खासा सपोर्ट है और यूएसए की तरफ भी अच्छा खासा सपोर्ट है। ऑल्दो नो डाउट अगर इंडिया के
के हम ऑयल के इम्पोर्ट्स की बात कर लें तो 85% ऑफ रिक्वायरमेंट इसको इम्पोर्ट से ही होता है। स्पेशली ये यूक्रेन के वॉर के बाद से रशिया से, मॉस्को से काफ़ी अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो है डिस्काउंट पे ऑयल को इम्पोर्ट कर रहा है, ये नियरली 38% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट तो होगा। और अगर बाई चांस मान लीजिए लॉन्ग टर्म पे अगर ये सैंक्शंस लगा रहता है रशिया पे, तो नो डाउट इंडिया के पास यहाँ पे राइटर बता रहे हैं ऑप्शंस और है, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई है, इराक है। इसके अलावा इन पे भी सप्लाई सैंक्शंस लगाए थे यूएसए ने। इसके अलावा इराक है, सऊदी अरेबिया, यूएई इंडिया के टॉप 3 क्रूड सप्लायर रहे हमेशा से। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट होने का चांसेस है, यानी वेस्ट की तरफ इंडिया जो है अपना मूव शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, बाकी तो देखो ये कब तक चलता है इसका। ठीक है, ऑल्दो इन्होंने तो रशिया और ट्रम्प आएंगे तो उसके बाद तो सारा गेम बाकी बचा है। ठीक है, देखिए बाकी यहाँ पे आईएनएस के यहाँ पे 3 फ्रंटलाइन कॉम्बैट है, जैसे कि प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 15B और एक है स्कॉर्पियन क्लास। इसके अंदर में नए नए जो शिप्स हैं, जैसे कि आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और इसका वागशीर, तो इनको फाइनली यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है वेडनेसडे को। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक जो सबमरीन मर्ज किए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आईएनएस नीलगिरी है, ये किसके अंडर में आता है? प्रोजेक्ट 17A के अंडर में है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रोजेक्ट 17A के अंदर 7 इस तरीके से मरीन है। ये 7वां है, लास्ट है, जो बनाया गया है मैजडॉक डॉक्स शिप बिल्डर लिमिटेड कंपनी, इसके अलावा GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर कोलकाता के द्वारा मिलकर। ठीक है, और इसको ब्लू वाटर इन्वायरमेंट कहते हैं, यानी बहुत जो डीप सी होगा, बहुत ज़्यादा इंडियन ओशंस के अंडर जो डीप सी होंगे, बहुत बड़े जो मेरीन रिजेस होंगे, वहाँ पे अगर अटैक होता है तो वहाँ पे ये काम करेगा। इसके पास वर्सेटाइल वेपन है, एंटी सरफेस है, एंटी एयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है इसके पास। ठीक है, और आईएनएस नीलगिरी का जो पहला था वो देखिए, वैसे तो नींव इसकी 2017 में रखी गई थी और इसको लॉन्च 2019 में किया गया था। ठीक है, इसके 7 पार्ट हैं और बाकी बचे हुए जो बाकी 6 पार्ट है वो है हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, डूंगरी, विद्यागिरी। ये मेनली जो कंस्ट्रक्शन है इसी MDML ग्रुप और एक GRS कोलकाता के द्वारा ही बनाया गया है, ये लास्ट था। ठीक है, अब आता है आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत 4th एंड फाइनल स्टेज है प्रोजेक्ट 15 का। ठीक है, आईएनएस सूरत जो मरीन है ये मेनली इसके देखिए, इसके और कौन कौन से पार्ट है, विशाखापट्टनम, आईएनएस मुर्मुगांव, आईएनएस इम्फाल है। ठीक है, देखिए आज से 1 डेकेड पहले अगर आप बात करोगे ना, कुछ डेकेड्स पहले, तो कोलकाता करके मिसाइल था यहाँ पे, जो मेनली 15A आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस चेन्नई था। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे मरीन को एडवांसमेंट में करना था, तो यहाँ पे ये पहला जो आईएनएस सूरत है ना, ये इंडिया का पहला AI बेस्ड मरीन है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको सारे डेटा जो है एफिशिएंट फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन नेव्स को जो भी आपको डेटा चाहिए होगा, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, वो नेटवर्क सेंट्रिक बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे आईएनएस सूरत की अगर हम बात करें, ओवर लेंथ इसकी 1700 है और इसके अंदर जो है 4 गैसेस टर्बाइंस भी हैं, है ना। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईएस वशीर, अब याद रखिएगा किस किस प्रोजेक्ट के अंडर में, ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर में है और ये कालावरी क्लास जो है सबमरीन्स, उसके क्लासिफिकेशंस में आता है ये। ठीक है, इसको अटैक या हंटर किलिंग सबमरीन्स भी कहते हैं और ये वन ऑफ द वर्ल्ड का मोस्ट साइलेंट सबमरीन है जो डीजल बेस्ड है और ये एंटी वॉर, एंटी सबमरीन, इंटेलिजेंट गैदरिंग, एरिया सर्विलेंस, स्पेशल ऑपरेशंस पे ये ज़्यादा फोकस करता है। बाकी तो यही है बस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए प्लान्स के बारे में, देखिए आपको पता है अभी तक जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस पे जाते हैं तो ये कुछ मेडिसिन, न्यूट्रिशन बेस्ड मेडिसिन लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे मून पे जाना है, मार्स पे जाना है, तो कई बार एस्ट्रोनॉट्स को बहुत लंबे टेन्योर के लिए जाना होता है, तो वहाँ पे आप इस न्यूट्रिशन मेडिसिन पे बेस्ड नहीं रह सकते। तो यहाँ पे इसरो ने प्लान किया कि यहाँ पे हम क्यों ना प्लांट का यूज़ करें। ठीक है, प्लांट को ग्रो करें। तो यहाँ पे इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले इसरो ने क्या करा था, 30 दिसंबर को स्पेस पे लोबिया यानी ब्लैक आइड पी को भेजा था। ठीक है, तो वो अब उगने लगा है। तो अब ये ग्रो कैसे करेगा? देखिए सबसे बड़ा इशू क्या है ना, एक तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है हमारे अर्थ सरफेस पे, सॉरी इस पे स्पेस पे, है ना। ग्रेविटेशनल के ना वजह से क्या होता है कि सॉइल नहीं टिक पाएगा, प्लांट नहीं टिक पाएगा, प्लांट तो उड़ने लग जाएगा। अब उसके ऊपर पानी भी डालोगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स जाके रूट पे तो नहीं सेट होगा, है ना। तो ये ग्रोथ करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्लांट के साथ नहीं है ऐसा थोड़ा सा। और यहाँ पे इन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है और प्लांट क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकिल करती है अपने वेस्ट से भी। ठीक है, तो और लेकिन इसमें यहाँ पे कुछ इश्यूज भी ये है, क्या होता है कि स्पेस ना, जैसे आपका ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपका लेयर है
है ना, किस तरह का, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, हाइनोस्फेयर है ना, आयनोस्फेयर है, एग्जॉस्फेयर है, ठीक है। और मीजोस्फेयर में आपको पता है ओजोन लेयर है ना, जो आपके सन के पेनिट्रेशंस को जो है, जो स्मॉल रेडिएशंस में आ रहे हैं उसे इतना ज़्यादा अर्थ में पेनिट्रेट नहीं होने देती है, ठीक है। तो क्या होता है कि लेकिन अब क्या हुआ, हम स्पेस पे बाहर, तो क्या होता है जब स्पेस पे क्या होता है कि जब प्लांट्स जब अब स्पेस पे है तो स्पेस पे क्या आपके पास कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है, फिल्ट्रेशन नहीं है, सन की रेज सीधे इन प्लांट्स पे जो हाई रेडिएशंस है, सन की जो रेज है ना वो बहुत हाईली है, वो होंगी तो वो उस प्लांट के जीन को ही, उसके डीएनए को ही कोलैप्स कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है, उससे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है अभी साइंटिस्ट के पास, ठीक है। ऑल्दो भी ग्रो किया है, अब प्लांट को ग्रो किया है, प्लांट को ग्रो इसलिए भी किया है क्योंकि इसकी ग्रोथ थोड़ी ईजिली हो जाती है एज कंपेयर बाकी से, ठीक है। छोटा होता है प्लांट, और प्लांट में कैसे, जैसे लीफ ग्रीन हो गया, इसके अलावा स्पिंच हो गया, लेटेक्स हो गया, कैल हो गया, या फिर आपका बीन्स हो गया, पी हो गया, ये सोडियम लाइक्ड होते हैं, नाइट्रोजन अगर सॉइल में थोड़ा बहुत भी हो, प्रोटीन डेंस होते हैं, तो ये ईजिली उग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसरो के द्वारा लोबिया भेजा गया है, ठीक है, तो हो रहा है। बाकी चीज़ें अब धीरे धीरे देखो कितना सक्सेसफुल रहता है ये, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि यूएन ने एक्सपोर्ट के लिए बैन कर दिए हैं कि हम कुछ कुछ कंट्रीज़ को नहीं करेंगे। अब क्या रीज़न है उनका, देखिए सीधे सा ये रीज़न बोला है कि कुछ नेशंस के पास जो कंप्यूटर्स होते हैं ना वो इतने एडवांस में नहीं है कि वो AI का जो GPU है, यानी ग्राफिक प्रोसेस यूनिट्स को जो है उतना हाईली रेजोल्यूशन के साथ एक्सेस कर सके। तो इन्होंने बोला कि जब तक आपके कंप्यूटर्स का लेवल, स्टोरेज, उनकी जो कैपेसिटी है वो जब जितनी एडवांस नहीं होगी ना, आप AI का उतना हाई रेजोल्यूशन यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ओवरऑल इन्होंने बोला है कि टायर 3 सिटीज में, कंट्रीज में हमने टायर्स बांट दिए। जैसे टायर 1 में मेनली 18 कंट्रीज हैं, और मोस्टली अगर आप देखोगे इनमें सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली, नीदरलैंड, जीलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रिपब्लिक ऑफ कोरियन, साउथ स्वीडन, ताइवान, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पूरी तरीके से डिप्लॉयड होगा। लेकिन यहाँ पे अगर टायर 2 की बात करोगे तो टायर 2 में इंडिया है, ठीक है। वो नेशंस हैं जो अभी इतना ज़्यादा हाईली रेजोल्यूशंस वाले कंप्यूटर के साथ ये एडवांस नहीं है। ऑल्दो इन्होंने बोला कि अगर ये अमेरिका के साथ जो है टाई अप करते हैं तो 2027 तक इनके नेशंस के जो कंप्यूटर है उनको हाई रेजोल्यूशंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टायर 3 में वो नेशंस जैसे रशिया है, चाइना है, लीबिया है, नॉर्थ कोरिया है, जहाँ US की टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से बैन होगी। दैट मीन्स यहाँ AI के पार्ट्स नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल्दो इस रूल्स को क्रिटिसाइज किया गया है ना, कि इससे क्या होता है कि एक गैप बनेगा। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो जैसे वो पर्टिकुलरली GPU, AI, निविदा, कुछ कंपनीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो इससे गैप बन सकता है, ठीक है। पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज़ को भेजना ना भेजना, या फिर दूसरा एक ये भी बता रहे हैं कि इससे क्या होता है कि वापस से अमेरिका अपने आप को जो है AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सेमीकंडक्टर्स जैसे फील्ड में अपने आप को सुपीरियर या मोनोपोली रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये एक और ओवरऑल आर्टिकल था। तो थैंक यू।